नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आज है कर्नाटका का एग्जिट पोल क्योंकि अब मतदान बंद हो चुका है। केवल जो लोग 6 बजे तक लाइन में लगे हुए थे, उनकी अभी पोलिंग जारी है। 5 बजे तक के आंकड़े आ चुके हैं। 65.69% पोलिंग हुई है, जो लगभग वैसी ही है जैसी कि 2018 में थी। तो आइए हम आपको परिचय देते हैं हमारे पैनल का। आज का पैनल हमारा ओंकार चौधरी जी, धीरेन्द्र पुंडीर जी, नागराजन सुंदरम जी और अभिषेक तिवारी जी। और हमारे पास 3 तरह के आंकड़े हैं। एक तो नागराजन सुंदरम जी का डेटा एनालिसिस है, उनका डेटा एनालिसिस के बेसिस पे आंकड़ा है, वो ऑन द ग्राउंड नहीं है, डेटा एनालिसिस के बेसिस पे है। अभिषेक जी का ग्राउंड लेवल पे है और चिंतामणि जेडी पोल जो ग्राउंड लेवल से है। तो सबसे पहले हम चलेंगे नागराजन जी के पास और नागराजन जी से ये पूछेंगे कि जो आपका नंबर था ओपिनियन पोल और जो एक्चुअल पोलिंग हुई है उसमें कोई अंतर आ रहा है क्या? मोटा मोटी वही आएगा, मेरा नंबर ही आ रहा है। मैंने दिया था 87 टू बीजेपी, 97 टू बीजेपी, 99 टू कांग्रेस, 26 टू जेडीएस एंड 2 टू अदर्स एंड इंडिपेंडेंस। इसमें मार्जिन ऑफ एरर है 8 सीट है। 8 ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, ये अदर्स एंड इंडिपेंडेंट को छोड़कर। अदर्स एंड इंडिपेंडेंट्स वो 2 ऊपर जा सकता है उनको, या 2 नीचे जा सकता है। 4 से ज्यादा उनको नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा उनको, इतने ही। वोट परसेंटेज कांग्रेस 38 टू 40%, बीजेपी 36 टू 38%, जेडीएस का 18 टू 20, अभी मैंने देखा है नहीं है अभी, और अदर्स 4% टू 5%। जी, तो अभिषेक जी, आपका ग्राउंड लेवल का पोल था, तो नंबर्स देने के पहले आप कृपया ये बताएं कि क्या अंतर हुआ है आपके ओपिनियन पोल और आज की पोलिंग में? क्या अंतर देखा है आपने? जो भी आपके अनुमान ओपिनियन पोल जो उसके आधार थे और आज का जो है उसमें क्या आपको अंतर दिख रहा है? एक अंतर ओल्ड मैसूर रीजन में कांग्रेस का वो जो गेन मुझे दिखा है फाइनली लास्ट पॉइंट तक, कि कांग्रेस ओल्ड मैसूर रीजन में सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा परफॉर्म की है, जेडीएस कम की है, और बीजेपी और जेडीएस का अगर आप वोट शेयर देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिर्फ 2% का गैप बचा है। तो जेडीएस का फॉल, और मैंने बोला था कि अगर कांग्रेस को कुछ मैग्निफिसेंट करना है, कुछ बहुत अच्छा करना है, तो ओल्ड मैसूर रीजन में उनका अच्छा करना बहुत जरूरी है। ओल्ड मैसूर रीजन में आज वो अच्छा किए हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस अपनी गलतियों की वजह से शायद सरकार मतलब अकेले नहीं बना पाएगी। जी, हमारे पास और एक और बात सर, हमारे पास बेंगलोर अर्बन में हमने देखा है कि बेंगलोर अर्बन में जो अनुमान किया जा रहा था उससे अच्छी पोलिंग हुई दिखती है। जो मैं देख रहा हूँ उसके अनुसार से जो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम इलाके हैं उनमें लगभग उतनी ही पोलिंग हुई है या कम हुई है जितनी 2018 में हुई थी, और कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पिछली बार कम हुई थी वहाँ पर अपेक्षाकृत वैसी ही या अधिक पोलिंग होती हुई दिख रही है। तो क्या ये माना जाए कि जो प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो रहा है बेंगलोर में, उसका वहाँ पर कोई प्रभाव पड़ा है? नहीं, बिल्कुल प्रभाव पड़ा है। लोग वोट किए हैं घर से बाहर निकल करके, और उसका असर आपको अर्बन बेंगलोर के पोल्स में दिखेगा। मैं ये कह रहा था, लेकिन अभी भी हम सब के पास 5 बजे तक के ही एक आंकड़े हैं पोल के। तो ऐसी अभी हमारे हिसाब से 28 सीट्स हैं जो बिल्कुल नेक टू नेक हैं, फंसी फंसी हैं, और उसमें ये देखना होगा कि आखिरी घंटे में किसका ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। मुझे लगता है कि सारे जो एग्जिट पोल है
वो भी उतना कन्विंसिंगली किसी को लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि किसी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हो ही नहीं है कर्नाटक इलेक्शन में। तो जो आपने चेंज पूछा था कि बहुत सारे चैनल्स ने एकदम 135 140 ओपिनियन पोल में कांग्रेस को सीटें दी थी, वो आपको इस बार नहीं दिखेगा। जी, तो क्या हम आपके जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, हाँ उनको हम ले आए सामने? जी 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 बिल्कुल। तो ये एक JD/ATS शो के आंकड़े आपके सामने हैं। 2029 कर्नाटक एग्जिट पोल मैं पढ़ देता हूँ। सबसे पहले कित्तूरू मुंबई कर्नाटका, उसमें ये बीजेपी की टैली बता रहे हैं 25 से 28 आउट ऑफ 50, पिछली बार 36 थी। फिर डेंट कल्याण हैदराबाद कर्नाटका 12 to 14 आउट ऑफ 41, पिछली बार भी 12 ही थी, तो लगभग वही है। मध्य कर्नाटका 13 से 15 आउट ऑफ 25, पिछली बार 21 थी, तो यहाँ भी डेंट है बड़ा। फिर है बेंगलुरु रीजन 14 से 17 आउट ऑफ 32, पिछली बार 11 थी, तो यहाँ पर गेन है। ओल्ड मैसूरू 12 से 14 आउट ऑफ 57, पिछली बार 11 थी शायद, या 12 थी। नागराजन जी, याद है आपको? किसमें? ओल्ड मैसूरू ओल्ड मैसूर में? हाँ? जी ओल्ड मैसूर जी, हाँ 11 या 12। तो लगभग से थोड़ा सा गेन कह सकते हैं। 11 थी और कांग्रेस को 15 मिली थी। हाँ, तो यहाँ पर हल्की सी गेन है। और करावली और कोस्टल कर्नाटका में, उत्तर कन्नड़ा, उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा में 15 to 16 आउट ऑफ 19, पिछली बार 17 थी, तो यहाँ पर हल्का सा डेंट है। और ओवरऑल जो मिड पॉइंट है वो है 102। अगली स्लाइड दिखाएं। 97 to 107 बीजेपी, मिड पॉइंट 102, कांग्रेस 90 to 100, मिड पॉइंट है 95, जेडीएस 20 to 27, इनका मिड पॉइंट है 24 जी। तो इस पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं सभी की, और जो पिछली वाली स्लाइड है वो रखें। हाँ, इसको अब इसके ऊपर हम प्रतिक्रिया लेते हैं। ओंकार जी, आप बताएं। देखिए, मेरे शो में भी थे अभिषेक, और मुझे आश्चर्य हुआ था जब उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी हासिल कर सकती है। हालांकि ये बात ठीक है कि जो एग्ज़िट पोल होते हैं वो भी एग्ज़िट तो बिल्कुल नहीं होते हैं, जो कहना चाहिए कि बिल्कुल सत्यता पर खरे ही उतरते हों, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। हमने अनेक अवसरों पर देखा है, कई चुनाव में देखा है, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में भी देखा है, राज्यों के चुनाव में भी देखा है कि वो फेल साबित हुए हैं, कई बार हुए हैं। ओपिनियन पोल जो भी सर्वे होते हैं उनकी भी ऐसी हवा निकलती हुई हमने कई बार देखी है। और मुझे तो एक बड़ा ज़ोरदार किस्सा याद आ रहा है 2014 का। दिल्ली के एक स्वनामधन्य पत्रकार, हमारे मित्र भी रहे, उनसे मैंने पूछा कि बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं, और ये उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो मतलब ये इस तरह के ओपिनियन पोल, सर्वे, एग्ज़िट पोल वगैरह जो है आयोजित करते हैं। एक पार्क में बैठे हुए थे, घूमने के बाद मैंने उनसे पूछा कि कितनी सीटें बीजेपी की आएंगी। उनका कहना था, बहुत सोच समझ करके, सिर खुजला करके उन्होंने कहा 165 के आसपास बीजेपी की आएंगी। तो ये एग्ज़िट पोल करने वाले भी, ओपिनियन पोल करने वाले भी, ये मतलब कौन सी दुनिया में रहते हैं और कैसे करते हैं, और किस तरह के दावे करते हैं कि हमारा सैंपल इतना था, हमारा सैंपल वो था। और नतीजा क्या रहा था? 282 सीटें तो अकेले बीजेपी को मिल गई थी 2014 में। मतलब इनको ये दिखाई ही नहीं दे रहा था कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ किस कदर लोगों में नाराजगी है, और नरेंद्र मोदी के पक्ष में किस तरह की बयार चल रही है, कुछ इलाकों को छोड़ दे, पूरे भारत में। ऐसे ही मुझे लगता है कि कर्नाटक के बारे में भी जो
कहा जा रहा है, मैं इससे भी पूरी तरीके से कन्विंस अभी तक भी नहीं हूँ संजय जी कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पूर्ण बहुमत मिलेगा। निश्चित रूप से 5 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, इसके अलावा जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा है, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये सरकार जो है ये 2019 से चल रही है। 2018 में चुनाव हुए थे, 2019 में कुमार स्वामी की सरकार टूट गई थी दल बदल के चलते। कई कारण होते हैं जिनकी वजह से कुछ-कुछ वर्गों में एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर देखा जाता है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बेंगलुरु में 2 दिन लगाए और सबसे लंबा रोड शो किया। इसके अलावा योगी को बुलाना पड़ा, हिमंता बिस्वा शर्मा को बुलाना पड़ा, खुद प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी रैलियां की हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो एक इनसिक्योरिटी है उसको दर्शाती है। उनको ये अंदरूनी जो उनके अपने पोल वगैरह हुए हैं, जो सर्वे हुए हैं, उससे उनको इस बात का अंदाजा था कि वहाँ कांग्रेस वापसी कर सकती है, कांग्रेस को बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। और जो काम कांग्रेस ने 2018 में किया था, अगर उसकी अपनी सरकार नहीं बनती है तो फिर से वो उसको या तो रिपीट कर सकती है या जेडीएस को अपने साथ मिला करके सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। कर्नाटक में अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए एक बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि उसके लिए तो दक्षिण का द्वार माना जाता है, ये विजय द्वार माना जाता है। वहाँ अगर कमी रहती है, जैसा कि कई रीजन में आप देख ही रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा डाउन आई है। और जो बात अभी अभिषेक कह रहे थे, ओल्ड मैसूर इलाके में अगर कांग्रेस ने अच्छा किया है, बेंगलुरु रीजन में फिर से अगर उसने पिछली बार से भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जो कोस्टल एरिया है वहाँ ज़रूर भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 13 तारीख का। जी, वो तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी अभिषेक का एग्ज़िट पोल भी पूर्ण बहुमत नहीं दे रहा है, 102 पर नहीं, ही। मैंने सर 97 टू 107 रखा है। हाँ, तो वो पूर्ण बहुमत नहीं है। इसलिए हंग असेंबली और ही कांग्रेस को प्रेडिक्ट मैंने बहुत नीचे नहीं रखा है, 90 टू 100 रखा है। सर उसका कारण यही है कि वो ओल्ड मैसूर रीजन में इनका गेन जो है वो अचानक से बहुत अच्छा आज दिखा है, वरना मैं कांग्रेस को कम देता था। लेकिन एग्जिट पोल है और मुझे लगता है कि हमारा एग्जिट पोल देखिए कई चीजों पे डिपेंड करता है, लास्ट आवर की वोटिंग भी कैसी रही होगी। लेकिन 5 बजे तक के तो हमारे पास आंकड़े थे, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे वहां पे। तो अगर आप देखेंगे दो चीज, बीजेपी अपने कोर जगह पे हार रही है, थोड़ा सा वो सेटबैक वाला है। चाहे मुंबई कर्नाटक हो, वहां पे बीजेपी को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, सेंटर में भी अच्छा करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद सर मैं बड़े बड़े पोलस्टर्स को निवेदन करके कह रहा हूं कि ये जो कांग्रेस को कुछ मेजोरिटी दिखा रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस को 42% का वोट शेयर होना पड़ेगा, जो अभी भी वो नहीं गेन कर रही है। जी, बाकी जी। बातें मैं तेरा को आइए हम धीरेन्द्र जी से लेते हैं इसके ऊपर ओपिनियन। धीरेन्द्र जी, आप क्या कहें? कि जैसे मुझे लगता है कि जितने ये लगभग सारे एग्जिट पोल्स में देख रहा हूँ, और पिछली पूरी ग्राउंड में मैंने पिछली बार भी देखा पूरा जाकर, तो बहुत ज़्यादा कर्नाटक को लेके बहुत सही होने वाले बहुत कम एग्जिट पोल हमको दिखते हैं उस वक्त भी, चाहे पिछली बार हो चाहे इस बार भी मुझे ऐसा ही लगता है। लेकिन इतना बड़ा मेजर कोई चेंज नहीं दिख रहा। ये ज़रूर है कि बीजेपी वैर शैव लिंगायत उनके बीच के डिवीजन में, या लिंगायत जो बेस है उसके डिवीजन के बीच में कहीं ना कहीं एक तौर पे ये दिख रहा था कि अगर लिंगायत बेस को वो अपने कंसोलिडेट नहीं रखती है तो उसको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि बाकी जिन सब पर ये तमाम बेस हैं कि साहब एंटी इनकम्बेंसी थी या तमाम चीजें कि मुख्यमंत्री बदले गए, वो तो बात मुझे बहुत ज्यादा
कन्विंस नहीं करती है कि उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। नुकसान ये ज़रूर है कि जो जाति है उनका गणित है वो अगर गड़बड़ा रहा है तो वहाँ होता है, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक में जातीय पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको दिखती है, अगर आप बिल्कुल एकदम सह्याद्री ये पार करेंगे, तमाम राज्यों को पार करके उधर पहुँचते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बीजेपी मुझे आज भी लग रहा है कि इतना बड़ा चेंज कोई दिखा नहीं कि जो बहुत ज़्यादा हुआ हो और जिसके आधार पर इतना सर के बल हो। तो एक बात तो साफ दिख रही है कि बहुत ही क्लोज फाइट है, यानी बहुत क्लोज है, जिसको जिन तमाम अखबारों ने जिन तमाम चीज़ों पर ये कहा जा रहा था सिर्फ अप्रैल के शुरुआती वीक में कि बीजेपी 60 से 78 पर सिमट जाएगी, ऐसा तो आपको किसी पोल में नहीं दिख रहा है। आप किसी भी एग्जिट पोल में देख लीजिए, वो उसको बीजेपी को 80 से ऊपर लेके जा रहे हैं। 88 है, किसी के पास लगभग 99 है, किसी के पास 88 से 98 है, ये तमाम जगह पर दिख रहा है। 88 से यानी 85 88 से ऊपर दिखा रहे हैं। कांग्रेस को मुझे अभी भी लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी के लगभग, चूंकि बहुमत तो नहीं दिख रहा, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अगर मुझसे कहा जाएगा, मैं आज की डेट में भी मुझे लगता है कि बीजेपी वहां उन तमाम चीजों पर, चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां थे, इसके अलावा अगर हम देखें योगी और हेमंत बिस्वा शर्मा एक नया वोट क्रिएट कर रहे हैं, वो वोट को बना रहे हैं बीजेपी के लिए। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों के आधार पर बीजेपी ज्यादा बड़ी पार्टी होने का दावा पेश करती है। रही बात एंटी इनकम्बेंसी की, तो बोमई उस तरह से इफेक्टिव साबित नहीं हुए जिस तरह के येदियुरप्पा से हटा के उनको दिया गया था। तो लगा था कि शायद एक बेहतर उस पर बीजेपी अपना कमांड करेगी, लेकिन आप तमाम इलेक्शंस को गौर करते हैं अगर पुराने भी, तो मनोहर लाल खट्टर उस तरह से बहुत इफेक्टिव नहीं थे, पुष्कर धामी अपना चुनाव ही हार गए थे। तो पूरा इलेक्शंस पूरी तरह से मोदी के नाम पर लड़ा जाता है बीजेपी में पिछले कुछ समय से। अब उसमें 2 लोग और जुड़ गए हैं, तो बीजेपी ज्यादा बेहतर तरीके से वहां इलेक्शन लड़ते हुए दिख रही थी। कांग्रेस में अगर ये टैली जो बढ़ रही है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि बीजेपी जो एंटी इनकम्बेंसी या जो उनके जो लोग जिनको उन्होंने दोबारा तोड़ कर लिया था और उसके बाद उन पर करप्शन के चार्जेस लगते रहे, उस पूरे जो नैरेटिव है उसमें जो स्विंग वोटर है उसको प्रभावित नहीं कर रही है। लेकिन आज की डेट में भी बीजेपी मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर कंडीशन में बड़ी सीट पर है। और जिस तरह से हम लोग ये मान रहे थे, हम लोगों को मेरा मानना था कि पिछले कुछ समय से शायद जो लंबे अरसे से देवेगौड़ा के साथ जुड़ा हुआ उनका वोटर है, जो वोकालिंगा है ओल्ड मैसूरू क्षेत्र में, वो इस बार फटीग हो सकती है और वो किसी ना किसी की तरफ मूव करेगा। जब अपने तिवारी वहाँ ये अपना कर रहे थे, जब पूरा शो, तो मेरी बातचीत हो रही थी, तो भी मैंने कहा था कि ये देखने की जरूरत है कि सोशल एफिनिटी किसकी तरफ है। अगर हम लोग कास्टिस्ट एफिनिटी देखते हैं कि वोकालिंगा जाना चाहेगा, अगर छोड़ना चाहता है अपने बेस को, तो वो कांग्रेस की तरफ जाना चाहता है या फिर वो लिंगायत के साथ मिलकर जुड़ना पसंद करेगा। तो वो भी मुझे लगता है कि ओल्ड मैसूरू रीजन में उस तरह से होता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर वो बनाए रखने में अपने कामयाब हुए तो उसकी परेशानी बीजेपी को हो सकता है। लेकिन मैं किसी और मुद्दे की बजाय जातीय जो अलाइनमेंट है उसी पर जोड़ दूंगा कि कर्नाटक का ये चेंज किसी ऐसे मुद्दे से नहीं आएगा, जातीय अलाइनमेंट क्या हुआ उस पर मायने रखता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब नागराजन जी को जाना है। नागराजन जी से हम ले लेते हैं अभिषेक ATS JD पोल पे, और उसके बाद फिर हम जो हमारा फाइनल पोल है यानी कि चिंतामणि JD पोल, हम फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो नागराजन जी, अभिषेक जी के नंबर्स पे आपको क्या कहना? मैंने अपने पोल में क्या कहा था उसके हिसाब से मैं कहता हूँ। अभी क्या है, एक और एग्जिट पोल देख रहा था मैंने, वो भी विश्वसनीय है। उन्होंने 7 सीट दे रहे हैं हैदराबाद कर्नाटक में बीजेपी को, कांग्रेस को दे रहे हैं समथिंग लाइक 32 सीट्स, 32 सीट, ये हैदराबाद कर्नाटक में, कल्याण कर्नाटक। ऐसे ही काम कित्तूरू कर्नाटक में हो जाए तो कांग्रेस मेजॉरिटी पा जाएगी। एग्जिट पोल हमारा तो है, ठीक है, लेकिन ये 13 तारीख को मालूम होगा। और मैसूरू में किस तरह का वो वातावरण बनता है या किस तरह का जो रिजल्ट निकलता है,
ये किट्टूर और मैसूर को हिसाब से ही बीजेपी अभी तक उन लोगों के हिसाब से 43 बीजेपी और कांग्रेस को हमें बीच में अभिषेक जी के जो पोलिंग है उस पर अभिषेक जी opinion के तो पूछते हैं। उन्होंने तो कंजर्वेटिव हमें नंबर ही हमें दिया दूसरों है। लोगों के पोल से कोई मतलब नहीं है, ठीक वो है। कुछ भी करते रहे। अभिषेक जी के आपने नंबर जो से क्या कहा है, है जो एटीएस पोल, एटीएस जेडी पोल है, उसके बारे में ठीक है। ओपिनियन दीजिए कृपया। उसके बारे में मैं यही कहूंगा, दोनों के बीच में नंबर का जो अभिषेक ने दिया है वो मैं कांग्रेस को ज्यादा देना चाहता हूँ। कांग्रेस को, बीजेपी से आगे रहेगी कांग्रेस, वही है मुझे कहना है। उन्होंने बीजेपी को 107 दिया है, मैं कांग्रेस को 107 दूंगा। मिड पॉइंट 102 है उनका, आपका मिड पॉइंट 97 है। नहीं, मेरा जो मिड पॉइंट के ही नहीं, मैं तो नंबर ही देता हूँ उसके। कांग्रेस को तो 99 से 8 सीट जोड़ेंगे तो 107 तक जाएगी, बीजेपी को 8 सीट जोड़ेंगे तो 105 तक की जाएगी। ये मेरा मिड पॉइंट ही नहीं है, ऊपर का है नीचे का है मेरा, इतना ही। हाँ, मिड पॉइंट 97 तो प्लस जो दिया है वही है। 97 प्लस माइनस 8 का मतलब 97 इज द मिड पॉइंट, उससे प्लस 8 हो सकता है, माइनस 8 हो सकता है, हो ये सकता है, आपका वही कह पॉइंट। रहा हूँ। हाँ, तो इनका जो मिड पॉइंट है वो 102 है, 102 है, ठीक है बीजेपी को, ठीक है वो मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस को उससे ज्यादा कांग्रेस का मिड पॉइंट इनका 95 है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 95 कांग्रेस तो मैं 100 पार कर जाएगी। एक चीज बोल रहा हूं जो आप सब मैंने कर्नाटक में महसूस किया हमारी टीम ने, और आप लोगों में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसने किसने विजिट किया, कौन कौन पोलस्टर वहां पे गया हुआ था, सी वोटर एबीपी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन हम एक चीज मोमेंटम समझते हैं सर। अभी एक रिपब्लिक का भी पोल आया है, उसने बीजेपी को 85 to 100 दिया है और कांग्रेस को 94 to 108 दिया है। अब मैं पोल समझता हूं सर, मोमेंटम। 4 महीने पहले बीजेपी वॉज स्टैंडिंग ऑन 60 सीट्स, ठीक है। आज सभी चैनल ऑलमोस्ट हंग असेंबली दिखा रहे हैं, बट बीजेपी को 90 to 100 के बिटवीन में दे रहे हैं, ठीक है। सो मोमेंटम जो शिफ्ट हुआ है वो प्रो बीजेपी हुआ। अगर आप हमारा चैनल एक सेकंड के लिए भूल जाइए, ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी तुर्रम खान अपने आप को बोलते हैं, उनका भी अगर हम मोमेंटम देखेंगे तो बीजेपी की तरफ हुआ है। क्या कर्नाटक में नरेंद्र मोदी जी की रैली के बाद एक चैनल जो 10 सीट दिखा रहा है, जो पिछली बार से भी 2 सीट कम है, और उसके बावजूद वो बीजेपी को 90 सीट्स दे रहा है, तो यह हमको नहीं लगता कि ये एग्जिट पोल कहीं हवा सा है, कि ये अजीबोगरीब सा एग्जिट पोल है। क्योंकि मैं कर्नाटका में, कम से कम अर्बन बेंगलोर में, ये मानने को तैयार नहीं हूं कि बीजेपी 10 सीट जीतेगी। ये नहीं होगा इस बार। जी हमेशा 9 सीट जीते आ रही है। नहीं, इसमें कहना क्या है, ओपिनियन पोल्स में तो बीजेपी का जो बढ़त है 60 से 90 तक आएगा, वो कह दिया। एग्जिट पोल तो सही दिशा दिखाना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल करते हैं जो पोलिंग के बाद जो बाहर निकल के आते हैं, उनसे कहीं जाके पूछ के उनसे करते हैं, इसलिए उसका तो दिशा तो करेक्ट दिखाना चाहिए उनको। और हम भी ऐसे किया है, तो हम भी करेक्ट ही दिखा रहे हैं, दिशा तो हम भी करेक्ट ही दिखा रहे हैं। वैसे एक जो एशिया नेट और प्रदीप भंडारी वाला जो पोल है वो बीजेपी को आगे दिखा रहा है 94 to 117। 94 to 117 किसका? प्रदीप सर का, प्रदीप भंडारी का। और सर एक बात बताता हूं कि प्रदीप सर न्यूज नेशन में 114 है बीजेपी को। किसमें? न्यूज नेशन। अच्छा, आपके सीजीएस डीयू यूनिवर्सिटी का है उन लोगों का, उन लोगों ने जो दिया है 114 दिया है बीजेपी। हाँ सर, मैं वही कह रहा हूँ सर कि हम कहीं प्रदीप भंडारी का जो है एशिया नेट वाला जो पोल है वो 94 to 117 बीजेपी और 91 to 106 कांग्रेस और 14 to 24 केवल जेडीएस। हाँ, मैं यही बोल रहा था कि ओल्ड मैसूर रीजन में कम हुआ है, क्योंकि प्रदीप भंडारी सर, मुझे याद है वो शिमोगा में थे जब मेरी उनसे बात हुई, और उस वक्त मैं दावनगिरी में था, तो हमने थोड़ा बहुत अपना डेटा भी शेयर किया था उस समय, और वही बात हो रही थी कि एकदम से ओल्ड मैसूर रीजन में वो नीचे आ रही है। तो आप देखिए 2 चैनल बीजेपी को भी अब दिखा रहे हैं मेरे अलावे। तो एग्जिट पोल क्या होता है कि हम जब लोग आते हैं, बात करते हैं,
तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स लगभग 6 अभी कर्नाटक में थे, जो कि अब 5 बजे निकले हैं वापस, वो एमपी के लिए अब निकल जाएंगे। तो टोटल अगर आप देखिए कि 3 पोल बीजेपी की तरफ भी दिखा रहे हैं कि वो 110 के आसपास, 109 के आसपास है। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि हम मोमेंटम पकड़े कि जो 4 महीने पहले पार्टी 60 सीट्स के पास थी, वो सभी पोल्स में 100 सीट्स के आसपास दिख रही है। तो लास्ट डे का मोमेंटम, लास्ट 1 आवर 2 आवर का वोटिंग का, वो पता नहीं चलेगा ना कि वो कहां एग्जैक्टली गया है लास्ट में। और वैसे भी बीजेपी का वोटर आराम करने वाला होता है, हो सकता है कि वो लास्ट 1 घंटे बाद इंतजार कर रहा हो, थोड़ा शाम हो जाए, धूप कम हो जाए, तो हम और जाके वोट करके आए। जी जी, तो नागराजन जी, आप यदि आप जाना चाहें तो आप मैं जा विदा ले सकते लेता हैं। हूँ। हाँ, जी, आ जाना है। धन्यवाद। अब हम आते हैं अपने फाइनल पोल पे, और वो है चिंतामणि जेडी का पोल। तो वो आंकड़े सीधे ले आइए, जो समग्र आंकड़े हैं वो, इसको जो समग्र आंकड़े हैं वो ले आइए, अलग अलग मत लाइए, इनको छोड़िए। हाँ, ये आपको दिखा रहा है, इसमें जो परिवर्तन आया है ओपिनियन पोल से, वो मैं आपको बता देता हूँ कि बेंगलोर अर्बन में ओपिनियन पोल जो फाइनल था उसमें बीजेपी 15 और आईएनसी 12 था, इसमें 16-11 है। ओल्ड मैसूर में 12, 26 और 23 था, इसमें 13, 25, 23 है। इसमें कैप्चर नहीं हुआ है ओल्ड मैसूर में आईएनसी का जो बहुत बड़ा लिफ्ट बताया जा रहा है, ख़ास तौर से जहां हेवी पोलिंग हो रही है, जैसे रामनगरम में, वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं उसको कैप्चर कर रहे हैं रामनगर में कि वो पोलिंग जो है वो कांग्रेस की ओर हुई है। लेकिन चिंतामणि जी का मानना है कि ये कंसोलिडेशन जो है वो सेव करने के लिए जेडीएस को जो वो करेगा है वो पूरी स्ट्रेंथ में निकला है, ये उनका अनुमान है। कोस्टल कर्नाटका 15-4 का 15-4 सेम जो ओपिनियन पोल में था वही इसमें है। बॉम्बे कर्नाटका में 29 और 19 और 2, ये 26 से 29 हुआ है, और जेडीएस 5 से 2 हो गया है। आईएनसी सेम 19 का 19। सेंट्रल कर्नाटका 18-6-1, ये 16 से बढ़ के 18 और 6-1 हुआ। दूसरे लोग जो है सेंट्रल कर्नाटक में कांग्रेस को बहुत लंबी चौड़ी लीड बता रहे हैं, जो हमारे हिसाब से तो कहीं दिख नहीं रही है। हैदराबाद कर्नाटक में 12-28-1, यहाँ पर कांग्रेस बहुत आगे है, और ये लगभग वही है जो ओपिनियन पोल में बताया गया था। ओवरऑल 103 ±5 बीजेपी, 93 ±5 कांग्रेस, और 28 ±5 है जेडीएस। और इसमें जो वोट शेयर है वो भी बीजेपी 37.5, कांग्रेस 37.7, और कांग्रेस को यदि जीतना है तो कांग्रेस को कम से कम यहाँ पर 40-41% वोट शेयर लेना पड़ेगा, तब वो मेजॉरिटी ला सकती है, उसके पहले नहीं ला सकती। ये एक और बात मैं आपके दर्शकों के आगे रिवील करता हूं, सच में आज तक मैं चिंतामणि सर से नहीं मिला। ये जो आइडेंटिकल पोल दिखा रहा है हमारा, वो मिलते नहीं है किसी से, इज वेरी सीक्रेटिव। नहीं, और फिर भी आप देखिए कि हमारा और इनका पोल काफी हद तक जो है वो मैच कर रहा है। तो ओपिनियन पोल मैच नहीं कर रहा था। हाँ, बिल्कुल नहीं कर रहा था, मैं मानता हूं सर। मैं ये कह रहा हूं कि हम एक मूड पकड़ते हैं। सर्वे का क्या होता है, हम एक मूड पकड़ रहे हैं कि कहां जा रहा है वोट स्विंग। 4 महीने पहले बीजेपी 60 सीट पे थी, तो हम कह रहे थे कि बीजेपी कर्नाटक हार रही है। इसी चैनल पे हम लोगों ने, इनफैक्ट जो पहला ओपिनियन पोल चिंतामणि सर का 4 महीने पहले आपने किया था, बीजेपी को 85 से 80 सीट्स के आसपास था, और आज देखिए सभी चैनल 100 के अराउंड दे रहे हैं। संजय जी याद होगा, संजय जी आपको याद होगा, मैंने उस समय भी कहा था जब हम लोगों ने पहले किया था कि कोई बहुत चेंज नहीं है, ये सब जो दे रहे हैं
ये अपने आइडिया से है, चूंकि लोग अपने आइडिया से खबरें लिखते हैं। मतलब मेरा अपना अनुभव ये कहता है पिछले 25 सालों को समझने का, क्योंकि उस समय भी यही दिख रहा था जो अभी दिख रहा है। कोई ऐसा मोमेंटम या कोई चीज मुझे उस समय भी, चूंकि हम लोग उस समय बात कर चुके, वो सब रिकॉर्ड में है, क्योंकि इतना ही लगभग गिर्द गिर्द था। मैं नहीं मानता हूं कि बहुत ज्यादा मतलब कोई मूवमेंट या स्विंग वोटर इस तरह से निकल के अब आजकल आ रहा है। आजकल सूचनाएं बहुत पहले से हैं, सारे लोग कम्युनिकेशन से जुड़े हुए और प्री डिसाइडेड वो करते हैं। जातीय अलाइनमेंट के अलावा बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट अक्सर नहीं आता है अगर कोई चीज उनकी लीडरशिप की। आप देखेंगे ईश्वरप्पा छोड़ के जाना, या दूसरे 2-3 उनका जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है वो जाना, उप मुख्यमंत्री। इसके अलावा आप देखेंगे कई साथ जैसे मठों के बीच की लड़ाई को आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड जरूर किया गया है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा यहाँ असर नहीं दिख रहा। वही मैं लगातार कह रहा था कि बहुत मेजर चेंज मुझे ग्राउंड पे नहीं दिख रहा। जो ये तमाम लोगों ने उस समय जो बीजेपी को 60 पे ले आए थे या 70 पे ले आए थे, वो इलेक्शन से पहले का एक अपना एक लिखने का एजेंडा या तरीका होता है। वरना तो उस समय भी ये दिख रहा था कि इतने लोग ये है, ये डिवीजन साफ, मतलब कम से कम मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो रिकॉर्ड में भी है, आपके पास भी है, और हम लोगों ने उस पर बात भी की थी। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी को कुछ जो भी सीटें कम होती दिख रही हैं, वहां नए अलाइनमेंट हुए हैं, लोकल स्थानीय अलाइनमेंट हुआ होगा कास्ट इक्वेशंस का, और जो लीडर इधर से उधर गए। क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी और कांग्रेस के वोट में अंतर था, कंसोलिडेशंस में वो ज्यादा था। उससे पहले भी बीजेपी कभी अपने दम पर सत्ता में अभी तक नहीं आई है। बीजेपी ने कभी भी पूर्ण बहुमत यहाँ इस राज्य में अभी तक हासिल नहीं किया है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा वो नहीं था, लेकिन बीजेपी अब इतने वोटों की पार्टी है कि यहाँ 80 से 90 सीट उसको अक्सर मिल रही है। तो वो ये नहीं कि मोमेंटम उस समय 60 थी और अभी एकदम 80 हो गई, 20 दिन में इन्होंने बहुत कुछ बना लिया होगा। मुझे ऐसा नहीं हमेशा लगता है। जी, तो मोटा-मोटा यही लग रहा है कि हंग असेंबली के ही आसार हैं। ओंकार जी, आपके विचार? अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हंग असेंबली आती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या गुल खिलाती है, क्योंकि पिछली बार तो कांग्रेस ने उसका गुल नहीं खिलने दिया था, उसका फूल जो है वो मुरझा गया था। अब इस बार क्या पर्दे के पीछे से कुछ संपर्क स्थापित हुआ है देवगौड़ा फैमिली से, क्योंकि वो उसके पास चाबी है। कांग्रेस की कम सीटें रहेंगी तो भी भारतीय जनता पार्टी की रहेंगी तो भी, क्योंकि इतने निर्दलीय या इतने छोटे दल वहां नहीं हैं कि जो जेडीएस के बिना किसी की सरकार बनवा सके। तो ये देखना दिलचस्प होगा संजय जी। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व एक राज्य को अपने हाथों से जाने तो नहीं देगा। अब उसके लिए क्या प्रस्ताव जेडीएस के सामने उनकी तरफ से होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस की उनका भी तो एक ही मुझे प्रस्ताव होता है कि कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बना दो। हाँ, ये तो जेडीएस की तरफ से होगा, पर भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार होगी कि नहीं होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और क्या कांग्रेस इस बार फिर से कुमारस्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार होगी, क्योंकि ना तो कांग्रेस का अनुभव अच्छा था पिछली बार कुमारस्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाने का, और इनका तो दोनों बाप बेटाओं का हमने हाल देख ही लिया था कैमरों पर, जिस तरह से वो रो रहे थे और ये कह रहे थे कि कांग्रेस के नेताओं ने हमें क्लर्क बना करके रख दिया है, सारे फैसले तो वही कह रहे हैं, ले रहे हैं। पर ये सत्ता है। तब आप कैमरे पर रो रहे थे, हो सकता है कि इस बार फिर से कांग्रेस के गले मिल जाएं, पर यह देखना दिलचस्प होगा कि अगर वाकई हंग असेंबली आ रही है और किसी एक को बहुमत नहीं मिल रहा है, तो फिर कर्नाटका का ऊंट किस करवट बैठेगा।
जी, बिल्कुल। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ही आपने बात कही है कि इंटरेस्टिंग अगर सिनेरियो है। अभिषेक जी, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स हो जाएँ। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया आपके जो प्रश्न हैं वो आप पूछ सकते हैं। यदि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं एक बात कहूंगा, इस पूरे एग्जिट पोल को अगर हम 1 मिनट ज़रा मैं थोड़ा अपना जी जो कस्टमरी है वो दे दूँ। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें। द मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज चल रहा है। 20 मई तक आपको जेडीएस को 1 मिलियन पे पहुंचाना है। अभी हम 26,000 कम हैं, यानी 9,74,000 पर हैं। तो इसके लिए आप सभी लोगों से अनुरोध, अपना पूरा श्रम और पूरा परिश्रम इसमें लगावें, हमारा अनुरोध है ऐसा। और जी, और अभिषेक तिवारी पे भी लाइव चल रहा है, ये भी बोल दीजिए कि अभिषेक तिवारी के अभिषेक दर्शक तिवारी भी पर भी साइन। लाइव चल रहा है। तो मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज जयपुर डायलॉग्स की तरफ से। आइए अब हम चलते हैं अभिषेक जी की एक्सपर्ट टिप्पणी के ऊपर, जेडी चिंतामणि पोल के ऊपर उनके क्या विचार हैं, क्योंकि इसमें भी मोमेंटम जो है वो बढ़ता दिखाया गया है। ठीक है। इनकी मैं जो एक 96 इन्होंने बताया था, उससे इन्होंने बढ़ा के 103 किया, यानी 7 सीटें बढ़ाई हैं। कांग्रेस की 2 सीटें कम की हैं और जेडीएस की लगभग 5 सीटें कम की हैं। सर एक 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 चीज के लिए मैं मान लेता हूँ, मैं लोअर लेवल मान लेता हूँ इसका, कि चलिए कांग्रेस इसका हमारे पोल का जो चिंतामणि सर का है, लोअर लेवल बीजेपी का हम मान लेते हैं 98 पहुंचता है, और कांग्रेस मान लीजिए वो पहुंच जाती है, हायर लेवल 100 है उसका। हाँ हायर लेवल 100 पे पहुंच जाती है। सवाल तो अभी घूम फिर के वही आ रहा है, सरकार किसकी बनेगी। अगर मेरा भी पोल देखेंगे तो लोअर लेवल 97 है और उनका 105 100 के आसपास है, तो ठीक है। लेकिन मोटा मोटी जो मुझे लग रहा है कि एग्जिट पोल से इतर 1 घंटे का कल हम और आपसे निवेदन करेंगे, 7 बजे इसी पे शो करेंगे, थोड़ा सा हम और कैलकुलेट कर लेंगे सीट्स को, और कल हम कोशिश करेंगे बहुत सारे सीट्स बाई सीट्स विश्लेषण देने का। सर इसमें जो बड़ी बात देखिए, ये सरप्राइजिंग हो सकता है, ये सरप्राइज करेगा एग्जिट पोल। और क्यों करेगा सरप्राइज? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पोल जो दिखा रहा है कि मुंबई कर्नाटक ठीक है, तो अगर मुंबई कर्नाटक बहुत बहुत अच्छा बीजेपी कर लेती है, 2 पोल्स है जो कि भले बीजेपी को कम दे रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जो मुंबई कर्नाटका में सर ने भी कम दिया है और मैंने भी कम दिया, अगर मुंबई कर्नाटक में बीजेपी अपना परफॉर्मेंस बेटर कर लेती है, तब हम 13 तारीख को सब एग्जिट पोल करने वालों का, जो बड़े बड़े तुर्रम खान हैं, इनसे बात करने का हमको अलग ढंग से मौका मिलेगा सर। जी, तो इस बिंदु पर हम आज के एग्जिट पोल को यहीं समाप्त करेंगे। एक प्रश्न आया है, उस प्रश्न को हम लेते हैं। ये प्रश्न है हेरल्ड ऑफ क्यास, से कह रहे हैं कि व्हाट आर द चांसेस दैट द जेडीएस विल वर्क विद बीजेपी टू फॉर्म द गवर्नमेंट विद जेडीएस सीएम एज अपोज टू वर्किंग विद आईएनसी। ओंकार जी, आपका क्या आकलन है? म्यूट है। मुझे लगता नहीं संजय जी कि भारतीय जनता पार्टी किसी छोटे दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी। वो मुझे लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशंस आ गई, इस तरह की शर्तें रखी गई, तो विपक्ष में बैठने की कोशिश करेगी, फैसला करेगी। हमने अलग अलग राज्यों में देखा है, इसके खतरे भी भारतीय जनता पार्टी भुगत चुकी है, छोटे दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाने का। भारतीय जनता पार्टी को अगर वहाँ आगे बढ़ना है, जैसा धीरेन्द्र जी भी कह रहे थे कि अभी तक अपने दम पर वो बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, तो ऐसा वो तभी कर सकती है जब वो
किसी छोटे दल के नेता को सीएम ना बनाने का ही फैसला करे। अगर उसने उनको मुख्यमंत्री बनाया तो इसके खतरे हैं, और वो मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस को रोकने के लिए इस तरह का कोई आत्मघाती फैसला करेगी। पर राजनीति में कुछ कह नहीं सकते हैं, क्या हो जाए, कब क्या फैसला कर ले। पर मेरा निजी तौर पर यह आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करेगी। जी, एक और प्रश्न है, बल्कि 3 और प्रश्न आ गए हैं। तो राजेश शर्मा जी के आपको धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। नीलेश जी कह रहे हैं नमस्कार, क्या कर्नाटक में योगी जी की तरह कोई नेता है? अगर हाँ तो कौन? जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी हार रहे हैं या जीत रहे हैं? अभिषेक। जगदीश शेट्टार तो हार रहे हैं, जगदीश शेट्टार हार रहे हैं। लक्ष्मण सावदी फंसे से हैं, तो कह नहीं सकते उनका, वो बहुत कम मार्जिन का ये है खेल वहां पे, तो वो देखेंगे हम उसमें। लेकिन जगदीश शेट्टार हार रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, और योगी जी की तरह कोई नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में कर्नाटक में। नहीं, अगर होता तो ये स्थिति ही नहीं और मैं आपको बताऊं असम के अलावा कहीं भी नहीं है। असम में भी नहीं है, योगी अकेले ही हैं। वो हेमंत जी थोड़ा बहुत हाँ, योगी मोड में मतलब चल रहा। उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी तो अकेले ही हैं। नेक्स्ट, इंदिरेश जी कह रहे हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट बीजेपी चांसेस इन मंड्या? JDS took some extra steps in Mandya, which seemed like a prestige issue for JDS. वही आप जो चिंतामणि सर लास्ट में कह रहे हैं ना, मूवमेंट में जेडीएस वोटर्स को जब ये एहसास हुआ कि कांग्रेस की तरफ ये जा रहा है, तो बहुत तेजी से लास्ट 3 बजे के बाद एकदम से फुटफॉल वहां पे बढ़ा है। तो ओल्ड मैसूर रीजन इधर वे हो सकता है दोनों के लिए। हमको देखना पड़ेगा वो रिजल्ट के दिन कि वो कहाँ गया, फिर कैलकुलेशन करेंगे कि रिजल्ट के बाद वो ओएमआर में क्या एग्जैक्टली जो ये चेंज दिख रहा है वो किसकी तरफ का है, वो कांग्रेस की तरफ का है या एंटी कांग्रेस है जेडीएस की तरफ से, जेडीएस के वोटर की तरफ से। क्योंकि एकदम से हम 3 बजे संजय सर का फोन आया, और जब हम लोग आपस में बात कर रहे थे, डेटा देख रहे थे कि अभिषेक रामनगर का देखो कितना जबरदस्त पोलिंग हो रहा है। तो मैंने देखा कि हाँ भाई, रामनगर में उस वक्त तक सर 65 हो गया था पोलिंग 3 बजे के 70% हो गया था, 73। हाँ, तो हम सरप्राइज 5 बजे तक 73% हो गया था कि ये चल क्या रहा है भाई रामनगर में। फिर हमने भी फीडबैक लिए, तो 2 वॉइस आ रहे हैं इको कि एक जेडीएस के समर्थक लास्ट 1 आवर में बहुत वोट किए हैं, दूसरा ये वॉइस है कि ठीक है लास्ट 1 आवर का समझ सकते हैं, लेकिन उसके पहले 4 बजे तक भी तो पोलिंग हुई, तो वो कांग्रेस का प्रो कांग्रेस वाला पोलिंग हुआ है। तो अब ये देखना है कि वो कहाँ जाता है। माफ कीजिएगा, मैं निकल सकता हूँ क्या अभी? बिल्कुल, हम सभी लोग निकल रहे हैं। ये जी जी एक अंतिम प्रश्न और है, आप चाहें तो अभी भी निकल सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न और है, अभी 2 प्रश्न और है, आप निकले। ये अंतिम प्रश्न ये सीधे पूछ रहे हैं ओंकार जी से। ओंकार जी, मुख्यमंत्री पद के बदले कुमारस्वामी अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करेंगे, इसकी संभावना कितनी लगती है? 0। वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। सब अपनी दुकान आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनकी दुकान कुछ तो चल रही है ना, और उनकी दुकान में कुछ सॉलिड माल है, वो उसको भारतीय जनता पार्टी की दुकान में जाकर के क्यों रखेंगे? जी, अगला प्रश्न है सर, हिंदू बीजेपी को समझ गए हैं, मनीष जी कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी चुनावों में ही हिंदू करती है। ये बात कुछ हद तक तो सही है। इसके अलावा बीजेपी चीचा जावेद अख्तर की बेगम को शुभकामनाएं प्रेषित करती है, ये तो खैर मैटर नहीं करता, दिस इज नॉट अ रेलेवेंट इशू। ये अवश्य है कि कर्नाटक में मामला बहुत ढीला था, आखिर में जाके इन्होंने थोड़ा करेक्शन किया है। यही है, पहले से कर लेते तो हो सकता है कि ये जो बजरंग दल वाले लास्ट में जाके जुड़े हैं, इनकी ऊर्जा पहले काम आ जाती। आप क्या कहते हैं अभिषेक जी?
अब मैं वही कह रहा हूँ, देखिए ये कर्नाटक में जब हम लोगों के फीडबैक पहुंचे ना कि नहीं बीजेपी अच्छा कर सकती है, बहुत फंसा फंसा कुछ सीट है जिसपे ही बीजेपी को डेंट लग रहा है, तब ये जगह है। आप कल्पना कीजिए कि इस प्रकार के रोड शो जो लास्ट में बैंगलोर में हुए हैं, वो अगर सेंट्रल कर्नाटक में और कित्तूर कर्नाटक में नरेंद्र मोदी से करवाए गए होते मैसिव लेवल पे ना, तो आज खेल कुछ और हो रहा होता। लेकिन वही बात है कि आपको पहले बिलीव नहीं था, और जब बिलीव हुआ तो लास्ट 15 दिन पहले बिलीव हुआ, फिर उस वक्त तक समय नहीं निकल गया। लेकिन फिर भी कितनी बड़ी बात है कि वो 60-70 सीट वाली पार्टी, चाहे अक्रॉस कोई भी एग्जिट पोल हो, वो कह रहे हैं कि 90-100 के बीच में बीजेपी भी पहुंच रही है। तो मैं कहूंगा कि बीजेपी ने अपनी इज्जत बचा ली है। जी, तो अब यहीं पर हम इस आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं, और आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार जी को जय श्री धन्यवाद, अभिषेक जी को धन्यवाद, और इसके पहले नमस्कार। धीरेन्द्र जी और नागराजन जी जुड़े थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।